हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेस। आज अपन राजस्थान की जो चित्रकला है उससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। और अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इससे पहले मैं आपको पशु मेले करवा चुका हूँ, जो कि एक ही क्लास में सारा कुछ कवर करने का अपन ने प्रयास किया है। तो वो भी जाके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भित्ति चित्रों की अधिकता किस शैली की विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो चुके हैं। और भित्ति चित्रों पर राजस्थान में विशेष करके प्रश्न बनते हैं, क्योंकि भित्ति चित्र दो जगह के प्रसिद्ध हैं। वो दोनों ही आपको भी इस क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे। तो भित्ति चित्रों की अधिकता किस शैली की विशेषता है? आपसे पूछा जा रहा है, शैली के अंदर की बात की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। शैली की विशेषता पूछा जा रहा है, तो चावंड शैली, बूंदी शैली, देवगढ़ शैली या नागौर शैली? तो इसका सही आंसर होगा बूंदी शैली। बूंदी शैली की विशेषता भित्ति चित्रों की अधिकता है। अब मैंने आपको बताया था दो जगहों के भित्ति चित्र राजस्थान के प्रसिद्ध हैं। एक आपको याद रखना है, शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। शेखावाटी बेल्ट कौन सा है पूरा राजस्थान में? शेखावाटी बेल्ट में कौन कौन से जिले आते हैं? सिक्कर, चूरू, झुंझुनू के जो जिले हैं, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, ये सारे जो जिले हैं ये शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। और शेखावाटी क्षेत्र में भी भित्ति चित्र आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। वहाँ पे जो प्राचीन हवेलियाँ हैं, मैनसर की हवेली हो गई, और चूरू में भी काफ़ी रामचंद्र गोयका की हवेली हो गई, मतलब गोयनका की हवेली हो गई। तो ये सारी काफ़ी सारी हवेलियाँ देखने को मिलेंगी आपको चूरू, झुंझुनू और सीकर के आसपास में। लक्ष्मणगढ़, सीकर के आसपास में काफ़ी सारी हवेलियाँ हैं। उन हवेलियों के अंदर भित्ति चित्रों का काम किया जाता था। भित्ति चित्रों के ऊपर क्या क्या होता है डिस्कस वो किसी और वीडियो में करेंगे। भित्ति चित्रों के ऊपर भी काफ़ी, उसके ऊपर पणा, आला गिल्ला, फ्रेस्को, बुनो, काफ़ी कहा जाता है भित्ति चित्रों को भी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको एक तो शेखावाटी क्षेत्र में भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। और आपको शैली पूछ ली जाए, मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन में शैली के बारे में पूछा है, तो शैली अगर आपसे पूछी जाए तो बूंदी शैली। सेकंड नंबर पे अगर आपसे देखा जाए तो शैली की विशेषता पूछा जाए तो आपको याद रखना है, बूंदी शैली के अंदर भित्ति चित्र बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। अब भित्ति चित्रों में भी, बूंदी शैली में भी कौन सी चीज प्रसिद्ध है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग के अंदर जो भित्ति चित्र किए गए हैं वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ दुर्ग भी अब राजस्थान में दो है, ये भी आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है। तारागढ़ दुर्ग दो है, एक तो है अजमेर में और एक है बूंदी में। जो बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग है और उसके अंदर जो भित्ति चित्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आपको ये याद रखना है कि बूंदी के अंदर जो तारागढ़ दुर्ग है उसके अंदर जो भित्ति चित्र है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और एक और फैक्ट बता देता हूँ साथ साथ में, बूंदी शैली को पक्षी शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पक्षियों के चित्र काफ़ी देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसको पक्षी शैली के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, पशु पक्षियों के चित्र देखने को मिलते हैं, इस वजह से इसको पक्षी शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानियों को शिकार करते हुए किस शैली में दिखाया गया है? स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। रानी और राजकुमारी दोनों आ सकते हैं, मतलब महिलाओं के ऊपर बात की जा रही है इसमें। राजा वगैरह, राजकुमार वगैरह तो शिकार करते हुए ज़्यादातर शैलियों में दिखाए जाएंगे, लेकिन राजकुमारियाँ और रानियाँ जिस शैली के अंदर शिकार करती है उस शैली का नाम बताना है। कोटा शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली या मारवाड़ शैली? तो इसका सही आंसर होगा कोटा शैली। कोटा शैली को जो है उसको रानियों का शिकार, रानियों को शिकार करते हुए उसके अंदर दिखाया गया है। अब अपन कोटा शैली के ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। कोटा शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य नाम क्या है इसका? शिकार शैली, क्योंकि शिकार करते दिखाया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोटा शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है शिकार शैली के नाम से इसको जाना जाता है। एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कोटा शैली का, ज़्यादा इसके ऊपर डीप डिस्कस नहीं करेंगे अपन। तो कोटा शैली के अंदर आपको एक वल्लभ संप्रदाय के चित्र देखने को मिलते हैं। वल्लभ संप्रदाय, कोटा शैली के अंदर आपको वल्लभ संप्रदाय के चित्र देखने को मिलते हैं। अब वल्लभ संप्रदाय मूल रूप से पूर्ण रूप से पूरे भारत में अगर अपन देखें तो दक्षिण भारत में आपको वल्लभ वल्लभ संप्रदाय के लोग आपको देखने को मिलेंगे। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भगवान को माना जाता है। तो वल्लभ संप्रदाय में अपने को एक चित्र, सॉरी, एक मंदिर है, मथुरेश जी का मंदिर, मधुरेश जी, सॉरी मथुरेश जी नहीं, मधुरेश जी का मंदिर है, जो भी कोटा शैली के ऊपर ही बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभ संप्रदाय के चित्र कोटा शैली में, और मधुरेश जी का मंदिर उसमें सबसे प्रसिद्ध है, जिसके ऊपर कोटा शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। और ये जो शैली है वल्लभ संप्रदाय के लिए, जो शैली है वो मूल रूप से दक्षिण भारतीय शैली है। तो कोटा शैली पर दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव, ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली बन सकता है, अच्छे से याद कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कि दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव राजस्थान की कौन सी शैली पर देखने को मिलता है। तो ये भी बन सकता है कोटा शैली। इसका सही आंसर हो गया कोटा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नाथ संप्रदाय के चित्रण किस शैली की विशेषता है? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाथ संप्रदाय,
अब सबसे पहले अपन जानते हैं नाथ संप्रदाय क्या है। कनफटे नाथ आपने सुना होगा, जो जिनके कान मतलब बिंदे हुए होते हैं, जिनके कान के अंदर से ये वो कान में पहनने वाली जो मुर्कियाँ बोलते हैं जिनको राजस्थानी भाषा में, वो पहनी जाती है उनके कान के अंदर, और कान को फाड़ करके उसको पहनाया जाता है। तो वो कनफटे नाथ नाथ संप्रदाय राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय के ऊपर भी अपन कभी संत संप्रदाय करेंगे, उस समय डिस्कस करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। तो नाथ संप्रदाय की चित्रण की शैली की विशेषता ये आपको बताना है। बीकानेर शैली, जोधपुर, जैसलमेर या नागौर। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर शैली। जोधपुर शैली की विशेषता कौन सी है? नाथ संप्रदाय के ऊपर आपको चित्र देखने को मिलते हैं। और जोधपुर शैली का सबसे ज़्यादा विकास अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है मान सिंह। राजा कौन था? मान सिंह। वो नाथ संप्रदाय को बहुत ज़्यादा मानते थे, मान सिंह जी। और साथ साथ में आपको याद रखना है जसवंत सिंह। इन दोनों के समय में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। तो मान सिंह, राजा मान सिंह और जसवंत सिंह के समय में नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक विकास देखने को अपने को मिलता है। और साथ साथ में अब नाथ संप्रदाय की बात आ चुकी है तो जोधपुर के अंदर एक जगह पड़ती है महामंदिर। महामंदिर जोधपुर में एक जगह है महामंदिर, वो नाथ संप्रदाय से संबंधित ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थानी मतलब चित्रकला जो थी उसको वैज्ञानिक तरीके से, मतलब वैज्ञानिक क्या करते हैं, हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ में सब डिवीजन में बांट के, मतलब डिवाइड करके अलग अलग टुकड़ों में बांट करके उसके बाद में उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसे नहीं है कि एक साथ में सब कुछ पढ़ लिया, मेवाड़ भी पढ़ लिया, मारवाड़ भी पढ़ लिया और सारा एक साथ में मिला के पढ़ लिया, वैसा नहीं होता है। वैज्ञानिक तरीका होता है अलग अलग सब क्षेत्रों को बांटो, उस आधार पर उसका अध्ययन करना। तो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड, मुहणोत नैन्सी, ज्ञानचंद या आनंद कुमार स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा आनंद कुमार स्वामी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आनंद कुमार स्वामी ऐसे एकमात्र ऐसे मतलब पहले व्यक्ति थे राजस्थानी चित्रकला का उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अब इन्होंने क्या किया था, कैसे नहीं किया था, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं अपन। तो देखो, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा किया गया था। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजपूताना पेंटिंग। ये आपको पुस्तक पूछी जा सकती है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, राजपूताना पेंटिंग। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने पूरी राजस्थान की जो चित्रकला थी उसको 4 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया था? 4 भागों में बांट दिया था। मेवाड़, 4 भाग कौन कौन से? हाड़ौती, मेवाड़ वाला भाग, उदयपुर वाला भाग, हाड़ौती वाला भाग, कोटा, झालावाड़, बाराबूंदी, ये वाला भाग आ गया। फिर आ गया मारवाड़, जिसमें जोधपुर के आसपास वाला भाग आ गया, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, इस साइड वाला भाग आ गया। तो ये हो गया मारवाड़। और चौथा उन्होंने बांट दिया था ढूढ़ाड़। ढूढ़ाड़ शैली में जयपुर के आसपास जाए, जयपुर, आमेर, अलवर, इस साइड वाला भाग आ गया। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 भागों में पूरे राजस्थान को बांटा, और 4 भागों में किस प्रकार से अलग अलग जगह पर चित्रकला कैसे की जाती थी उस आधार पर उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रागमाला पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? ये भी स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं और रागमाला चित्र काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, तो रागमाला के ऊपर तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो रागमाला पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? नाथ द्वारा, मेवाड़, चावंड या किशनगढ़। तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ शैली। नाथ द्वारा पर चित्रण मेवाड़ शैली की विशेषता है। रागमाला के और राग मंजरी दोनों आपको याद रखने हैं। दो पुस्तक हैं, रागमाला और एक है राग मंजरी। इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन हैं? इन दोनों पुस्तकों के लेखक हैं पुंडरीक विट्ठल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुंडरीक विट्ठल। और इस पुस्तकों के ऊपर जो ये लेखक है पुंडरीक विट्ठल, इनकी पुस्तकों के ऊपर चित्रण किया गया है जो है रागमाला। जिसके ऊपर चित्रण किया गया वो है रागमाला, और ये मेवाड़ शैली के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चित्र किसने बनाया, मतलब चित्र इस पुस्तक के ऊपर चित्रण किसने किया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि रागमाला का जो चित्रण है वो साहिबदीन के द्वारा किया गया है। साहिबदीन बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? साहिबदीन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला को कितने स्कूल में विभाजित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने स्कूल में बांटा गया है? स्कूल में बांटा गया, स्कूल का मतलब किन 4 भागों में, 4 या 5 भाग अभी ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, आपको क्वेश्चन का आंसर भी पता चल चुका है कि कितने भागों में बांटा गया। 4 स्कूलों में बांटा गया। अभी ऊपर डिस्कस किया था मेवाड़, मारवाड़ और ढूढ़ाड़ और हाड़ौती, इन 4 भागों में बांटा गया है, 4 स्कूलों में बांटा गया है। और इन 4 स्कूलों के अंदर अलग अलग सब डिवीजन और किए गए, मतलब अलग अलग और बांटा गया है। जैसे
अभी अपन डिस्कस किया जैसे मेवाड़, मेवाड़ शैली के अंदर फिर 3-4 भाग आ गए, मेवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली, फिर हाड़ौती के अंदर फिर कोटा, बूंदी, ऐसा करके मतलब और अंदर भागों में बांटा गया। तो 4 स्कूल कौन कौन से हैं वापस एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। मेवाड़, एक हो गया मेवाड़ शैली, दूसरा हो गया अपने पास में हाड़ौती, हाड़ौती वाला जो बेल्ट है वो मैं बता ही चुका हूँ आपको, कोटा झालावाड़ वाला। उसके बाद में मारवाड़, मारवाड़ वाला जो भाग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मारवाड़ी बोली बोली जाती है राजस्थान की, वो मारवाड़ वाला भाग, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर के आसपास वाला भाग। और फिर आ गया ढूढाड़, जो जयपुर के आसपास वाला भाग है वो हो गया ढूढाड़ भाग में। तो ये 4 भागों में, 4 स्कूलों में बांटा गया है इनको। वो 4 स्कूल आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा राजपूताना पेंटिंग पुस्तक में बांटा गया। ये भी आपको वापस से रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनी ठनी पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन एक तो रागमाला, रागमंजरी वाला अभी अब डिस्कस करके गए हैं, एक जैसे ये बनी ठनी वाला, तो ये क्वेश्चन तो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। बनी ठनी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है चित्रकला शैली के अंदर। तो किस शैली की विशेषता है? किशनगढ़ की, अजमेर की, जैसलमेर की या मेवाड़ की? तो इसका सही होगा किशनगढ़ शैली की विशेषता है बनी ठनी पर चित्रण। अब बनी ठनी के ऊपर थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की सबसे सुंदर पेंटिंग्स में इसको ही माना जाता है, बनी ठनी को। और राजस्थान की जो है, भारत की इनको मोनालिसा की उपमा दी गई है। इनको भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा कहा गया इनको। मोनालिसा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध पेंटिंग थी जो कि लियोनार्ड द विंची, इटली के एक जो चित्रकार थे उनके द्वारा बनाई गई थी। लियोनार्ड द विंची मोनालिसा चित्र बनाया गया था। और भारत की सबसे सुंदर चित्र बनी ठनी को माना बोला जाता है। इनका नाक काफ़ी सुंदर है, आंखें काफ़ी आम के, मतलब आम का जो आम होता है उसके जैसे, उनके जैसे आम के समान नेत्र हैं इनके, सॉरी मीन नयन इनके नेत्र हैं। और नाक काफ़ी ज़्यादा इनका तीखा माना जाता है। और इस प्रकार से, और इनके नाक के आभूषण को एक बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, नाक के आभूषण को इनके वेश्री कहा जाता है, वो भी आपको याद कर लेना है। बनी ठनी के नाक के आभूषण के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, नाक के आभूषण को बोला जाता है वेश्री। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। बनी ठनी के नाक के आभूषण को क्या कहा जाता है? वेश्री कहा जाता है। और ये किशनगढ़ शैली की विशेषता है। और एक आपको अच्छे से बता देता हूँ कि बनी ठनी पर 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। तो देख लीजिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो 20 पैसे की डाक टिकट भी इनके ऊपर जारी की जा चुकी है। और नारी सौंदर्य के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर आपसे पूछी जाए शैली कौन सी, नारी सौंदर्य, नारी के सौंदर्य को बताने वाली, तो उसका आंसर होगा किशनगढ़ शैली। नारी सौंदर्य का वर्णन करने वाली सबसे मतलब बढ़िया शैली कौन सी मानी जाती है सौंदर्य के लिए? तो आपको याद रखना है किशनगढ़ शैली को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं इस किशनगढ़ शैली के अंदर, लेकिन वो आने वाली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घुमंतु जीवन शैली के चित्रण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमंतु जीवन शैली मतलब घूम घूम कर अपना जीवन यापन करने वाली चित्र शैली की विशेषता कौन सी चित्र शैली के अंदर घूम घूम करके जीवन यापन करते हुए दिखाए गए? प्रतापगढ़ शैली, चावंड शैली, कोटा शैली या मारवाड़ शैली? एक आपने वो गीत सुना होगा, अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा वो गीत किसके द्वारा लिखा गया है। जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, एक वो गीत है महाराणा प्रताप के ऊपर, राणा रो सोयु दुख जाग्यो, वो आप सभी जानते हैं। तो उसमें क्या बताया गया कि महाराणा प्रताप जंगलों में रह रहे हैं और उनके पुत्र अमर सिंह का वो जब खाना खा रहे हैं उस दौरान बिलावड़ा, जो एक राजस्थानी भाषा में एक बिल्ली से संबंधित कोई एक जानवर होता है, तो वो उनकी रोटी लेकर के भाग गए, उसके उनके बच्चे की रोटी लेकर के भाग गए, मतलब वो जंगलों में रह रहे हैं। तो आप समझ चुके हैं कि घुमंतु जीवन कौन जी रहा है, तो वो कौन सी शैली की विशेषता में आएगा? तो इसका सही आंसर होगा चावंड शैली। चावंड शैली का विकास तो महाराणा प्रताप के समय में हुआ था, लेकिन सर्वाधिक मतलब स्वर्णकाल जिसको बोला जाए तो वो अमर सिंह, आपको याद रखना है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय में इनका सर्वाधिक विकास स्वर्णकाल कहा जा सकता है। और शुरुआत मतलब पूछा जाए चावंड शैली की तो महाराणा प्रताप। तो घुमंतु जीवन शैली चावंड शैली की विशेषता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। तो चावंड शैली की विशेषता में क्या आ जाएगा? घुमंतु जीवन शैली की विशेषता है। और एक आपको फैक्ट और बताता हूँ कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी उसके पश्चात में एक जाति आती है गाडिया लोहार, गाडिया लोहार। ये जो जाति है वो आज भी अपना जीवन यापन घूम घूम कर ही करती है, मतलब एक जगह स्थिर रह करके अपना घर बना करके नहीं रहती है, बल्कि आज भी महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई उसके पश्चात में उन्होंने सौगंध ली थी कि हम भी महाराणा प्रताप के समान ही घूम घूम कर अपना जीवन यापन करेंगे। तो घुमंतु जीवन शैली इसी वजह से चावंड शैली की विशेषता में आता है। स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रशाला का निर्माण किस शैली में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं।
तो चित्रशाला का निर्माण किस शैली में किया गया? बूंदी में, बीकानेर में, कोटा में या देवगढ़ में? इसका सही आंसर होगा बूंदी शैली। इसका सीधा आंसर बता देता हूँ, बूंदी शैली में किया गया। और चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? महाराजा उमेद सिंह के द्वारा किया गया। महाराजा उमेद सिंह, बूंदी के शासक थे उमेद सिंह, उनके द्वारा इस शाला का निर्माण किया गया है, जो कि चित्रकला को प्रमोट करना है, फिर बढ़ावा देने के लिए किया गया था, वो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, बूंदी शैली में आपको बता चुका हूँ शायद, या फिर नहीं देखना आप, सोने चांदी का काम किया गया है। सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग, सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग इसी में किया गया है। सोने व चांदी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सोने चांदी के रंगों का प्रयोग सबसे पहले कौन सी शैली में किया गया था? तो आपको याद रख लेना है, बूंदी शैली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र पर चित्रण किस शैली में मिलते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं 3 चित्रों के ऊपर, एक तो रागमाला, रागमंजरी वाला, और दूसरा अपन बात कर चुके हैं बनी ठनी वाला, और तीसरी अपन बात करें अब अपन पंचतंत्र। पंचतंत्र बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, उसके लेखक कौन है वो आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस पे चित्रण कौन सी शैली के अंदर देखने को मिलते हैं? मेवाड़ शैली, आमेर शैली, किशनगढ़ शैली या नाथद्वारा शैली? इसका सही आंसर भी होगा मेवाड़ शैली के अंदर ही पंचतंत्र पर चित्रण देखने को मिलते हैं। और चित्र किसने बनाए थे? तो वो आपको बता देता हूँ, नूरदीन। चित्रकार कौन था? नूरदीन। एक तो साहिबदीन था जो कि रागमाला पर बनाए थे जिन्होंने चित्र, रागमाला, रागमंजरी वाले, और एक है ये पंचतंत्र। इस पर चित्र किसने बनाया था? नूरदीन ने बनाया था, जो कि मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह सेकंड, जिसने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी, संग्राम सिंह सेकंड के दौरान ये चित्रकार था। ये चित्रकार किस समय में था? ये भी आपसे अगर पूछा जाए कि नूरदीन चित्रकार किसके शासनकाल में था, तो संग्राम सिंह सेकंड, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी, तो उस दौरान में ये पंचतंत्र पर चित्रण किया गया था। और किसके मतलब ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी वो आप सभी जानते हैं वैसे तो, विष्णु शर्मा। मैं बता देता हूँ आपको, पंचतंत्र जो पुस्तक है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए, इससे हमें भी ऐसे और मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो और लेके आने का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।